ये है एनिमे के दो भाई बहन जो कुछ ऐसा करते हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि ये दोनों दूर के कजन थे, ये ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स होते हैं, यानी कि सगे भाई बहन जो एनिमे में आगे चलकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। もう恋人じゃないんだから。 तो आखिर एनिमे में सिबलिंग्स को ऐसा क्यों दिखाया जाता है? उनके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है? वो भी तब जब ये दुनिया का थर्ड मोस्ट डिमांडिंग सब जॉनरा है, जिसे वर्ल्ड की 36% पॉपुलेशन रोज देखती है, जिसमें ज्यादातर टीनेजर्स हैं या वो बच्चे हैं जो अभी अभी अपने अडल्टहुड में आए हैं। एंड वो ये सब देख रहे हैं जहाँ सिबलिंग्स एक दूसरे को लव पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये चीज उन्हें कभी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। एंड एक चीज और, ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ एनिमेस के बारे में बताकर वीडियो को एंड कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या सच में जापान में सिबलिंग्स ऐसा कुछ करते हैं जो वो अपने एनिमेज में दिखाते हैं, या सच्चाई कुछ और है जिसकी उम्मीद तुमने तो बिल्कुल भी नहीं की होगी। आखिर क्यों एनिमेज में सिबलिंग्स को ऐसा दिखाया जाता है? ज्यादातर एनिमे सिबलिंग्स नॉर्मल होते हैं, जैसे डीमन स्लेयर के तांजीरो और नेजुको, फुल मेटल एल्केमिस्ट के एडवर्ड, अल्फोंस एल्रिक। इन दोनों की स्टोरी हम पूरे एनिमे में देखते हैं, लेकिन अभी भी कई सारे एनिमेज हैं जिनमें हमें ये ट्रूप आज भी देखने को मिलता है। उससे पहले मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ हर सिबलिंग एक दूसरे से प्यार करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जुजुत्सु काइसन 2020 का एक ब्रेकआउट एनिमे है जिसमें फुल ऑन एक्शन है, और केंतो नानामी का वो मोमेंट कैसे भूल सकते हैं। एंड इसी बीच हम एक बच्चे को देखते हैं, उई उई को, जो अपनी बड़ी बहन के साथ एक ही बिस्तर में सोता है, वो भी बिना कपड़ों के। एंड इस सीन को हर किसी ने एनिमे में देखा है और काफी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया है। आखिर इस सीन की क्या जरूरत थी स्टोरी में? एंड ऐसा ही कुछ और भी एनिमेज में होता है, जैसे बुंगो स्ट्रे डॉग्स, जहाँ दो भाई बहन हमेशा कुछ ऐसी हरकत करते हैं। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन को कैसे भूल सकते हैं, जिसके सेकंड सीजन में सुगुहा, जो किरीटो की सिस थी या फिर कजन, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थी तो उसकी बहन ही, जो अपने भाई को लेकर क्रश रखती थी, जो अगेन गलत है, चाहे फिर वो दूर के कजन ही क्यों ना हो। एंड ऐसे ही कई और एनिमेज हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं है, एंड इसी वजह से मैं गूगल पर जाकर सर्च करता हूँ आखिर क्यों एनिमेज और मांगास में सिबलिंग्स सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, और मुझे ये मिलता है। ये दोनों रेडिट कमेंट्स हैं, जहाँ एक रेडिट यूजर हमें बताता है ऐसा क्यों होता है कि जापान की बर्थ रेट काफी लो है, जिस वजह से कहीं लोगों के पास सिबलिंग्स नहीं है, एंड इसी वजह से उन्हें नहीं पता है एक परफेक्ट आइडियलाइज सिबलिंग क्या होता है। एंड इसी वजह से हमें उनकी चेस्ट स्टोरीज देखने को मिलती है। उसके बाद इनका कहना है चेस्ट शोजो की एक थीम है जो काफी इमोशनल फोकस्ड इंटेंस रिलेशनशिप को दिखाती है, जो हम लड़कियां फील करती हैं। एंड यहीं से मुझे पता चला ये रेडिट यूजर फीमेल है, और आगे ये कहती है जापान जनरली मोर ओपन है सेक्सुअलिटी फिक्शन में दिखाने के लिए। सिंपल कहूँ तो जापान को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि उसके फिक्शन मूवीज मांगास एनिमेज में ये सब है। एंड जस्ट फीचर है उनकी माइथोलॉजी में। जापान के कल्चर में ओल्डर सिबलिंग्स स्टैटिस्टिकली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके भाई बहन को लेकर बाकी कल्चर से, जिस वजह से उनकी एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप होती है। दूसरे रेडिट यूजर का कुछ ये कहना है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लॉजिक को अप्लाई नहीं कर रहे हो एनिमे में, जो तुम बाकी मीडिया को देखते हुए करते हो। एनिमे बेसिकली एक नीश सब कल्चर पर बनता है, जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इससे जापान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जापान इन जनरल एक जस्ट वंडरलैंड है। एंड ये चीज मुझे भी पर्सनली सही लगी जब तक मैंने वो आर्टिकल्स नहीं पढ़े थे जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें याद है फर्स्ट कमेंट में एक चीज मेंशन थी कि जापान की माइथोलॉजी में फीचर्ड है, एंड काफी ढूंढने के बाद मुझे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी मिल गई जिसमें ये सब है। एंड उसका नाम है द स्टोरी ऑफ इजानागी एंड इजानामी, जो 7 पेयर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर गॉड थे, जो अपीयर हुए थे जापानीज माइथोलॉजी के हिसाब से जब अर्थ और हेवन सेपरेट हो गए थे। वो अर्थ पर आकर पुम पुम करते हैं और एक डिफॉर्म चाइल्ड को जन्म देते हैं, एंड वो अब एक डिफॉर्म चाइल्ड है तो वो एक नॉर्मल लाइफ को नहीं जी सकता है। तो ये दोनों भाई बहन स्लैश पति पत्नी उसे बोट में डालकर पानी में छोड़ देते हैं, और इसकी सारी गलती वो इजानामी पर डाल देता है, ये कहते हुए कि वो एक वुमेन है तो उसे ये पहले नहीं बोलना चाहिए था। एंड आगे चलकर ये और भी कई सारे बच्चे पैदा करते हैं, आई मीन गॉड्स, जो आज के जापान के कल्चर में है। एंड इनके बारे में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक नहीं है। इस वीडियो का मोटिव है कि वो दोनों बायोलॉजिकल सिबलिंग्स होने के बाद भी वो सब करते हैं। एंड इससे अब तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा लग चुका होगा कि हम एनिमे में वो सारी चीजें क्यों देखते हैं सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि जापान की शुरुआत से ही
टेस्ट है। और इसके बाद मुझे और भी आर्टिकल्स मिलते हैं जो ये है कोट द ट्रूथ इज हिस्टोरिकल जापान हैज नॉट हैड एनी रियल प्रॉब्लम विद जेस्ट। इनफैक्ट क्लैंस वुड ट्रेडिशनली इनकरेज रिलेशनशिप्स अमॉन्ग कजन्स और सेकंड कजन्स टू perpetuate family dynasties. If a father was widowed, he would after marry his daughter. Practice like this continued well into the 20th century, especially in very traditional rural families. Indeed, incestuous relationships were so common in olden days between siblings, cousins, aunts, nephews, uncles, nieces, and the like. The genetics experts say this has introduced all sorts of problems into Japan's DNA. So इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में जापान को जैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है। इसी वजह से कहीं ट्रेडिशनल क्लैंस, अपने कजन्स, सेकंड कजन्स, यहाँ तक कि पिता और बेटे की भी शादी होती थी और ये 20th सेंचुरी तक चला। और इसी वजह से जापान के कई सारे लोगों के डीएनए में प्रॉब्लम्स हैं। एंड इसके बाद जो आर्टिकल मुझे मिला मैं अभी तक रिग्रेट कर रहा हूँ, आखिर मैंने उसे पढ़ा ही क्यों। तो ये आर्टिकल पब्लिक हुआ था 2002 के फेब मंथ में। एंड इसमें हम नीचे पढ़ सकते हैं मैंची डेली न्यूज जो जापान की एक न्यूज़पेपर कंपनी है, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है लास्ट मंथ में, यानी कि इस आर्टिकल के हिसाब से जनवरी में, जहाँ वो रिपोर्ट में बताते हैं अर्ली 90s 80s में जापानीज मदर्स काफी कंसर्न थी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, इसलिए वो उन्हें घर पर ही रखती थी ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम्स पास कर सके। और इसी बीच वो उसको उनकी फ्रस्ट्रेशन और रिवॉर्ड के लिए यूज करती थी ताकि उनके बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। एंड सीरियसली वो पढ़ाई को लेकर अपने बच्चों के साथ इतना घिर सकते हैं कि उनकी माँ अपने ही बच्चों के साथ वो सब करती है। इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा समझ आ चुका होगा आखिर हम एनिमेज और मांगास में पेरेंट्स और सिबलिंग्स को अपने ही बच्चों के साथ वो सब करते हुए क्यों देखते हैं। एंड मैं तुम्हें 100% ये नहीं कह सकता हूँ कि आज भी जापान में ऐसा ही होता है, बट ये किसी के भी ना चाहने से भी सच ही रहेगा कि हिस्ट्री में जापान में ये सब होता था। एंड मे भी यही एक रीजन है कि हम एनिमे में ये सारी चीजें देखते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट इस पर एक्शन भी नहीं लेती है। एंड अब मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूंगा, एनिमे तुम्हें चाहे कितना भी मोटिवेट करता हो, कुछ लोग इससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को जीते हो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आती है। हमें बस उन बुरी चीजों को नहीं सीखना है जो मोरली हमारी सोसाइटी किसी के लिए भी ठीक नहीं है, फिर चाहे अब तुम मुझे यही क्यों ना कहो। भाई तू अभी भी पुराने ख्यालात का है ब्रो, दिस इज 21st सेंचुरी। थोड़ा ओपन माइंडेड हो तो तुम कसम से अब मेरे मुंह से गाली सुनोगे।